चलिए तो आज शो की शुरुआत हम करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। पंकज मठपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं और चलिए पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल लेना भी हम शुरू करते हैं। राहुल त्रिपाठी का मैं सवाल लूँगी जिनका सवाल आपके लिए आया है। ये जो हैं 34 साल के हैं और इनके 3 फाइनेंशियल गोल्स हैं। जो जानकारी उन्होंने हमें दी है उसके मुताबिक 12 साल के लिए 12 साल में इनको चाहिए 50 लाख रुपए बेटे की पढ़ाई के लिए। 16 साल के बाद इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए इनके दूसरे बेटे की पढ़ाई के लिए और 25 साल के बाद 6 करोड़ चाहिए खुद के रिटायरमेंट के लिए। और साथ ही इन्होंने 23,000 की SIP भी कर रखी है और PPF में भी ये निवेश करते हैं हर महीना। और ये जो है अपने SIP को लगभग 7 से 10% सालाना बढ़ाने की भी कोशिश में है। और फिलहाल जो वैल्यू है लगभग 7.5 लाख, इनका इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख का है और 10.5 लाख के आसपास की इनकी टोटल वैल्यू हो चुकी है। जहाँ तक PPF के इन्वेस्टमेंट की बात है 2.5 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रखी है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स है, मोतीलाल मिड कैप, ICICI नैस्डैक 100 है, कैनेडा इमर्जिंग इक्विटी है, एक्सिस का स्मॉल कैप है इनके पास अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही जानना चाहते हैं कि जिस तरह का पोर्टफोलियो है क्या ये अपने गोल्स के साथ अलाइंड हैं या नहीं। राहुल त्रिपाठी, आपका सवाल मैंने पढ़ दिया है और मेरे ख्याल से आप जुड़ नहीं पाए हमारे साथ पहले, लेकिन इसके अलावा क्या आपको कुछ और ऐड करना है अपने सवाल में, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट के पास आपका सवाल है। आपकी सीधा फाइनेंशियल प्लानिंग से हम शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, इसी पे मेरे को जानना था जो मैंने क्वेश्चन किया ना। जी चलिए ठीक है। तो 23,000 की SIP जिसको आप बढ़ाएंगे भी आगे और बहुत खूबसूरती से आपने अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों को डिवाइड भी किया हुआ है। पंकज जी, सबसे पहले फंड मिक्स के बारे में आपका कमेंट चाहूंगी। कविता जी नमस्कार। कविता जी देखिए, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और राहुल जी आपने जो एलोकेशन किया है पोर्टफोलियो में वो अच्छा है। स्कीम्स भी अच्छी हैं और एलोकेशन भी आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में है और साथ ही इंटरनेशनल एलोकेशन भी आपने किया हुआ है। तो जो गोल आपने डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है कि अलग अलग गोल आपने डिफाइन किए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 10 लाख से ऊपर इकट्ठा कर चुके हैं, 23,000 की SIP है और जो समय आप लेकर चल रहे हैं कि 12 साल के बाद में आपको 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, आसानी से अचीव हो जाएगा। यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं तो आप कर सकते हैं। 16 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए वो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही रिटायरमेंट के जो आपने बात की है 25 साल के बाद 6 करोड़ की, एक सजेशन आपको है, आपने कहा है 7 से 10% हर साल आप बढ़ाएंगे, तो 7 नहीं आपको 10% से बढ़ाना होगा ताकि जो ये 6 करोड़ की आप बात कर रहे हैं उतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो सके। तो बिल्कुल 10% से स्टेप अप कीजिए और इन्हीं स्कीम में आप बने रहिए, यहीं पर अमाउंट को बढ़ाइए। नई स्कीम ऐड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। राहुल, आपके लिए ये जो जवाब है डेफिनेटली आपको जो आप स्टेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा आपको और इजाफा भी करना होगा, जैसे मुमकिन हो वैसे कीजिएगा। फंड मिक्स पर थम्स अप है। क्या इसके अलावा आपको और कोई सवाल पूछना है? नहीं, बाकी तो मैं ये पूछ रहा था रिटायरमेंट के लिए NPS अच्छा रहेगा क्या, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो म्यूचुअल फंड पे बढ़ते ही जा रहे हैं। NPS की बात कर रहे हैं आप? जी NPS। हाँ, रिटायरमेंट के लिए आप NPS ले सकते हैं। और देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको तब लगता है जब आप अपने से निकालते हैं। और अब आपके पास तो लगभग मेरे ख्याल से 26 साल के आसपास का समय है आपके रिटायरमेंट में, और वो पैसे आप जब भी निकालेंगे वो टैक्स आपको तब देना पड़ेगा। और अब हम नहीं जानते आगे कितनी बार टैक्स चेंज होगा, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन केवल आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने निवेश विकल्प में बदलाव करें। मेरे ख्याल से ये सही रणनीति नहीं होगी। मैं पंकज जी के पास एक बार फिर से जाऊंगी और इस पर जवाब भी लूंगी। हालांकि अगर आप NPS में निवेश करना चाहते हैं और NPS में भी जो स्कीम्स आपकी अवधि को अगर हम ध्यान में रखें, आपके होराइजन को हम ध्यान में रखें, तब भी आप उसमें इक्विटी स्कीम्स जो हैं वो ले सकते हैं। हालांकि फ़र्क बस इतना है कि आपको जो है एक एन्युटी प्लान जो है मिलेगा, एक वो फ़ायदा, अगर आप उसको फ़ायदा समझते हैं तो NPS में आपको मिल सकता है। बहरहाल लेकिन क्या आपको LTCG की दर बढ़ रही है इसीलिए आपको
म्यूचुअल फंड से निकलकर रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए एनपीएस में डालने चाहिए पैसे। पंकज जी, ये रणनीति मुझे बताइएगा अगर मैं सही कह रही हूँ, एक इस एस्पेक्ट को लेके अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में बदलाव नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट डाइवर्सिफाई करें अपने लक्ष्य को। जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, म्यूचुअल फंड के जरिए भी उसे अचीव कर सकते हैं और एनपीएस को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। पंकज जी। कविता जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, एक ऑप्शन है आपके पास एनपीएस का भी, उसे इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि टैक्स का, तो हमें नहीं पता कि उस वक्त पर टैक्स किस हिसाब से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एक टाइम था जब इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, फिर 10% हुआ, 12.5% हो गया। फ्यूचर में क्या होगा इसका नहीं पता। लेकिन बात यह है कि एनपीएस में बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। एक तो यह है कि 60% पैसा तो आप लमसम में विड्रॉ करेंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी पैसा 40% है, उसे आपको एक इंश्योरेंस कंपनी की एन्युटी स्कीम में डाइवर्ट करना होगा। तो वहां पर जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वक्त तो चॉइस आपके हाथ में है। आप इक्विटी में 75% तक भी एलोकेट कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, अलग अलग चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो यहां तो ये म्यूचुअल फंड जैसा हो जाता है। लेकिन जब आप बात आती है एन्युटी की, उस वक्त पर वहां लिमिटेशन है। जो एन्युटी प्लान्स हैं इस वक्त पर अवेलेबल, उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा करना है डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा म्यूचुअल फंड के जरिए अगर बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो तो ये बेहतर रहेगा। राइट राहुल, ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं एनपीएस को। और मैं तो ये चाहूँगी कि आप देखिए कि आपको एनपीएस में निवेश करके अपने रणनीति को डाइवर्सिफाई करना है रिटायरमेंट के गोल के लिए, क्या इसी निवेश को स्टेप अप करके भी, जो कि 10% के आसपास के स्टेप अप की बात कर रहे हैं पंकज जी, उसकी ओर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और राजू रजक का मैं सवाल लूँगी, ये भी पंकज जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। और राइट जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपने अपना पोर्टफोलियो अभी बनाना है, आपने अभी तक कोई फंड जोड़े नहीं है ना अपने पोर्टफोलियो में? नो मैम। ठीक है, आपको कितना निवेश करना है? 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए मैम, लमसम में। ठीक है, इसके अलावा एसआईपी नहीं करनी है ना, सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट है? यस मैम। ठीक है, और 10 से 15 साल के लिए आप करेंगे? जी मैम। राजू, कोई खास कॉर्पस जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से? ये बच्चे की शादी के लिए मैम। बच्चे की शादी के लिए? ठीक है, तो जितना मुमकिन हो सके उतना आप इकट्ठा करने की मंशा रखते हैं? जी मैम। ठीक है, ऑल राइट राजू। पंकज जी, आपके पास ही मैं आऊँगी। बहुत सारे दर्शक हमें लमसम के लिए सवाल पूछते हैं और ऐसा नहीं है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है 3 लाख क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट है पंकज जी, तो चरणबद्ध तरीके से आपको इसको स्टैगर्ड तरीके से जो है बाजार में लगाना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यही है कि वो टाइमिंग आप कैसे डिसाइड करें। ठीक है, बाजार आप खुलने दें, अगर बाजार ठीक ठाक दिखाई दे रहा है तो आप उस दिन डालें, जिस दिन बाजार बहुत ही तेज़ी में है उस दिन ना डालें, या बहुत गिरावट में है उस दिन डालने का मन बनाएं। ये टाइमिंग कैसे आप डिसाइड करें और कितने चरणों में आपको आइडियली 3 लाख रुपए डालने चाहिए, क्योंकि इनके पास समय तो है देखिए 10 से 15 साल, लेकिन किस समय डालना चाहिए और कहाँ डालना चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए राजू जी, ऐसा है कि यदि लमसम इन्वेस्ट करना है आपको तो अब एक दिन में ना करें, उसे आप 3-4 किस्तों में डिवाइड करके कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर स्टेप अप भी आप एसटीपी भी कर सकते हैं, जहां पर आप पहले पैसों को कम जोखिम वाली डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर दें और फिर वहां से आपकी जो टारगेट स्कीम है वहां ट्रांसफर करें। लेकिन फिर भी मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ये भी कहूं कि आप 3 महीने के लिए स्टेप अप की एसटीपी कीजिए, तो ऐसे में हो सकता है कि 3 महीने तक आप ट्रांसफर करते रहें और 3 महीने के बाद में मार्केट में गिरावट आ जाए, तो ऐसा आप टाइम नहीं कर सकते। बट एक चीज है कि एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आप उसे 4 भाग में डिवाइड कर दें, 6 भाग में डिवाइड कर दें, इस तरह से करेंगे तो अच्छा होगा। और बात ये रही कि कैसे करें, किस दिन आप जब मार्केट गिरेगा उस दिन करेंगे, ये भी मुश्किल है कि किस दिन मार्केट गिरेगा, कब तक वेट करेंगे। बट एक डिसाइड कर लें कि 3 लाख करने हैं तो 50,000 रुपए करके आप उसे करते रहें। तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, एसटीपी भी कर सकते हैं, जिस तरह भी करें, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक उसको आप ना खींचें, उसे इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि आपका नजरिया भी लंबा है।
10 से 15 साल की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको यहां पर नुकसान होने का चांस कम है। जहां तक सवाल है स्कीम का, तो मैं कहूंगा कि एक आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड इसके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। दूसरा एक कोटक मल्टी कैप फंड, इसके जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड को भी आप शामिल कर लें। तो 3 अलग अलग तरह के फंड्स मैंने आपको बताए हैं। आप इनमें 1-1 लाख रुपया, अगर आपको 3 लाख करना है तो 1-1 लाख रुपया तीनों स्कीम में आप इन्वेस्ट करें और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। और राइट, देखिए आपको एक मल्टी एसेट फंड रेकमेंड किया जा रहा है राजू, आईसीआईसीआई प्रू का, कोटक का मल्टी कैप है, फिर मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। 1-1 लाख रुपए करके आप डाल सकते हैं। एसटीपी के जरिए आपको ये पैसे डालने होंगे। एसटीपी के लिए इनको मैंडेट, अगर एक औपचारिक प्रक्रिया के बारे में मैं समझना चाहूँ पंकज जी, तो एक तो क्या ये डायरेक्ट करें इन स्कीम्स को कि रेगुलर स्कीम्स खरीदें, और अगर रेगुलर स्कीम्स खरीद रहे हैं तो ये और डायरेक्ट भी खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन ये बस कमांड दे सकते हैं और इनका पैसा निकल जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, देखिए ऐसा है कि यदि आपको स्कीम के नाम पता है पहले से और किसी की मदद नहीं चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करें, फिर आपको रेगुलर फंड में जाने की जरूरत नहीं है। और ये आप, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको किसी ऑफिस में जाना है, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और ये आप जो रजिस्ट्रार हैं कैम्स और कार्वी, उनकी साइट पर भी आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फंड हाउस है उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा एमएफयू या एनएससी का खुद का प्लेटफॉर्म है, तो उस पर आप एनएससी एमएफ, उस पर भी आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक ही जगह पर जाकर आप सभी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कैसे करें प्रक्रिया। तो यदि आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में करना है इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली, और आपको एसटीपी करनी है, तो पहले आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड में अपने पैसे पार्क कर दें और वहां से आप एसटीपी करें। इसी तरह से कोटक मल्टी कैप फंड के लिए कोटक लिक्विड फंड में, और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के लिए मोतीलाल ओसवाल लिक्विड फंड में पहले पैसे पार्क कर दें, और वहां से आप एक ये डिसाइड कर लें, डायरेक्शन दे दें कि आपको किस तरह से कितने टाइम में एसटीपी करनी है। जैसे मैंने कहा बहुत लंबे समय की ना करें, तो यदि आपको 6 वीक की आप एसटीपी कर लें तो हर वीक में आपके पैसे वहां से निकलेंगे लिक्विड फंड से, और इक्विटी फंड जो नाम मैंने बताए हैं इन फंड्स में जाते रहेंगे। और इस तरह से यदि 6 वीक की आप एसटीपी कर रहे हैं तो 6 वीक में पूरा पैसा लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। चलिए राजू जी, ऑल द बेस्ट, काफ़ी विस्तार से आपको जवाब दिया है। और हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वृंदावन मुदुली जी, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताइएगा अपने बारे में। गुड आफ्टरनून कविता जी, मैं आपका नियमित दर्शक हूँ, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, बोलिए बताइए। 46 ईयर्स। ओके सर। मैं टारगेट लेता हूँ नेक्स्ट 15 ईयर से मेरे को 1 करोड़ चाहिए मेरा बच्चे के एजुकेशन के लिए और मेरा रिटायरमेंट के लिए। तो कितना अमाउंट में लेना है, थोड़ा पोर्टफोलियो बताएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं बंधन इंडिया ले आऊँ, निप्पन इंडिया ले आऊँ, मोतीलाल ओसवाल ले आऊँ, पारंपरिक ले आऊँ, एचडीएफसी डिफेंस फंड ले आऊँ, तो और इसमें कौन सा ऐड करूंगा, कितना अमाउंट ऐड करेगा बोलेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपको बताते हैं। मुझे बस आपसे एक चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं सर, ये जो वैल्यू है 1 करोड़ आपको अभी बड़ी लग रही है, 15 साल के बाद इस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, ये मात्र 25 लाख 20 लाख के आसपास रह जाएगी। इसलिए सेपरेट एक पॉलिसी लेना चाहता हूँ मेरा चिल्ड्रंस के लिए, वो भी आपको जो बात करना है। चिल्ड्रंस का कोई साथी है तो बताएगा तो थोड़ा अच्छा है। मेरा बच्चे का उम्र अभी 5 ईयर से, वो यूकेजी में पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए वो भी सेपरेट के लिए प्लान रखूंगा। इसलिए ये तो मेरे लिए बिल्कुल। तो 1 करोड़ रुपए में आपने बच्चे की पढ़ाई का भी गोल रखा है और खुद का रिटायरमेंट का भी गोल रखा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको यहाँ पर वापस से सोचने की जरूरत है। जी बोलिए। हाँ, मैं वही मैं सोच रहा हूँ, मेरे 1 करोड़ के लिए धरो, मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा ये के लिए भी 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ हो जाता, वो चलेगा मेरे लिए। और दूसरा जगह भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, सुकन्या समृद्धि है, और पोस्टल में भी कुछ है, उधर हर साल मेरे को 2 लाख उधर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मिनिमम आप पकड़े 1.5 करोड़ पकड़ के चलिए तो हो जाएगा मेरे लिए। ऑलराइट,
चलिए ठीक है, कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई। और मेहमान के तौर पे हमारे साथ विश्वजीत पराशर भी जुड़ गए हैं, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, जो कि इनके सवाल का जवाब देंगे। स्वागत है आपका विश्वजीत जी। बताइए, बृंदाबान मुदली साहब को अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई, खुद के रिटायरमेंट के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं और फंड्स के नाम आपके पास हैं ही। इनके पास 2 स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है और एक डिफेंस फंड लिया हुआ है HDFC का। नमस्कार कविता जी, नमस्कार पंकज जी। जो कविता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इनका गोल है रिटायरमेंट का और 15 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया हुआ है तो वो एक मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि आज का 1 करोड़ उस समय बहुत कम नजर आएगा। तो वृंदावन जी खुद चाइल्ड प्लान भी लेना चाहते हैं और 1.5 करोड़ भी चाहते हैं। तो हमने जो 1 करोड़ का इन्होंने लक्ष्य रखा था उसके लिए कम से कम 20,000 रुपए की SIP वृंदावन जी आपको चाहिए हर महीने। तो अभी आप 8,000 की SIP कर रहे हैं, तो या तो आप 15% के हिसाब से स्टेप अप करें हर साल, तब आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और 1.5 करोड़ का लक्ष्य है तो और SIP आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये तो संभव है, क्लियर है। तो बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें मैंने देखा काफी अच्छे फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लेकिन लार्ज कैप की कमी है क्योंकि 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को स्विच करके निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में चले जाएं, तो आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों होंगे और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो जाएगा। और कोशिश करें हर साल 15% का अपना एनुअल SIP इंक्रीज करें और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके 20,000 रुपए तक का अपना SIP लेके जाएं, ताकि आप 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर सकें। और इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन को जरूर ऐड करें कि 20-15 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा, वो आपको आज के महीने के खर्च के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपका खर्च 30,000 रुपए है, तो 20 साल बाद आपको 80,000 रुपए चाहिए होगा सेम लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए, अगर मैं केवल 5% महंगाई लेके चलता हूँ। तो आपको इस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपका आज का खर्च और 20 साल बाद या 15 साल बाद कितना खर्च होगा, तब आप उससे रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना गोल अचीव करना है और कितने की SIP आपको स्टार्ट करनी होगी। जहां तक कि चाइल्ड प्लान की बात है, बहुत अच्छी बात है, आप चाइल्ड प्लान लीजिए और म्यूचुअल फंड्स के सपोर्ट से भी आप अपना एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा एक इंश्योरेंस का एक थोड़ा-सा ये मदद अवश्य रहती है कि इन केस आपको कुछ हो जाता है, तो उसमें आपका जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और आपके बच्चे का जो गोल है वो 100% अचीव होगा। तो हालाँकि उसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ डाइवर्सिफाई कर लीजिए। ज़्यादातर पोर्शन आप अपना म्यूचुअल फंड्स में रखिए और एक आध चाइल्ड प्लान आप अवश्य ले सकते हैं, जिसमें HDFC और ICICI प्रूडेंशियल के अगर आप प्रोडक्ट्स चेक करेंगे तो आपको अच्छा चाइल्ड प्लान अवश्य मिल जाएगा। ऑलराइट सर, वृंदाबान जी, कोई सवाल आपको पूछना है? विश्वजीत जी ने आपके पूरी रणनीति आपको समझा दी है और निवेश को लेकर कैसे आपको आगे बढ़ना है और निवेश की राशि कितनी बढ़ानी है, उन सब पर आपको गाइडेंस दे दी है। क्या आपको और भी कुछ सवाल पूछना है? सवाल मैं एक ही पूछना चाहता हूँ, मैं 1.5 करोड़ कितना मेरे को अभी SIP स्टार्ट करना है, वही पूछना चाहता हूँ मैम। 30,000 में हो जाएगा? आपको अपनी SIP 12,000 रुपये और बढ़ाने की भी सलाह दी जा रही है वैसे। 12,000 वो तो हो जाएगा और 20,000 हो जाएगा। हाँ। अगर मैं 10,000 और बढ़ा दूंगा तो 30 और मेरा गोल अचीव हो जाएगा 1.5 बहुत अच्छा है, बिल्कुल जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है उतना बढ़ाइएगा सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट वृंदाबान जी। नीरज विश्वकर्मा मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? मैम ठीक है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, 10 लाख रुपए लमसम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 5 साल के लिए। जी जी। और 2 ही म्यूचुअल फंड्स क्यों चाहिए आपको? नहीं मैम, ऐसा तो कोई वो नहीं है, अगर 4 भी होंगे तो भी चलेगा। मैं पहले 2 ही में सोच रहा था, लेकिन अभी अगर डाइवर्सिफाई हो जाएगा 4 में तो अच्छा रहेगा, 2.5 लाख करके। ओके, तो एक बात बताइए नीरज, म्यूचुअल फंड का ही रास्ता क्यों चुना आपने 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने के लिए? कोई खास वजह? मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा था मैम, तो बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या मेरे सेविंग अकाउंट में है, मैं उसको पार करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। हाँ, नहीं बहुत सही बात है। आपके सेविंग्स अकाउंट में आप क्या ही ब्याज कमा रहे होंगे, और अगर आपके पास एक मुश्त इतनी बड़ी राशि है तो क्यों ना पैसे को मौका दिया जाए आपको कमा कर देने का, है ना?
तो हमारे साथ अब विश्वजीत जी हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। 10 लाख रुपए विश्वजीत जी। और इसी शो में पहले कुछ सवालों में जिसका जवाब पंकज जी भी दे रहे थे, उन्होंने समझाया कि लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर टाइमिंग को कैसे आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए और कितने कितने चरणों में आपको डालने चाहिए पैसे। तो 10 लाख अच्छी खासी राशि है और 5 साल के लिए हालांकि ये डालना चाहते हैं, तो एक जोखिम का भी फैक्टर है जो शायद हमें ध्यान में देना होगा। बताइए विश्वजीत जी। बिल्कुल कविता जी, मैं सुन रहा था पंकज जी की एडवाइस, और बिल्कुल ठीक है कि उसको हमें एसटीपी के थ्रू स्टैगर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट करने का भी शायद सही समय नहीं होगा। तो मैं भी यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने जो 10 लाख रुपए हैं, उनको उन्हीं एएमसीज के लिक्विड फंड में, जैसा पंकज जी बता भी रहे थे, आप पार्क कर दीजिए पैसा, और 3 से 6 महीने में आप उसको स्टैगर कर कर इन्वेस्ट कीजिए, जो फंड्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपका भी जोखिम शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन ब्रॉडली अगर आज मार्केट सिनेरियो को देखें तो आप कोशिश करें हाइब्रिड फंड्स में निवेश करें, जिसमें कि मैं आपको सलाह दूंगा कि एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड चुन सकते हैं। इसमें से एक फंड आप चुन सकते हैं। और एक पंकज जी ने अभी फंड बताया था, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें 3-4 एसेट क्लासेस के आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा फंड है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तो इस फंड को भी चुन सकते हैं। और अभी क्योंकि आपके पास 5 साल का लक्ष्य है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर अपना लार्ज कैप फंड्स में ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोटक ब्लू चिप फंड पे निवेश कर सकते हैं। और इनमें 3-3 लाख एक या किसी एक फंड में 4 लाख, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसमें 4 लाख निवेश कर दें, और बाकी 2 फंड्स में 3-3 लाख निवेश कर दें, और कोशिश करें उसी एएमसी के लिक्विड फंड में आप पहला पैसा पार्क करें, और वहां से आप इंस्ट्रक्शन दें 25-25 हजार रुपए वीकली या 50 हजार रुपए मंथली करके आप ट्रांसफर करें इन फंड्स में, ताकि आपको मार्केट का जोखिम ना उठाना पड़े। तो क्योंकि 5 साल का समय है विश्वजीत जी, क्या इसीलिए आपने इनको एक ब्लू चिप और एक बैलेंस एडवांटेज फंड रेकमेंड किया है? मेरे ख्याल से अगर आप नीरज को भी थोड़ा सा समझा सकें कि जोखिम कैसे बढ़ जाता है अगर आप 5 साल तक की अवधि रखते हैं, या जोखिम किस तरह का, क्या स्टेटस क्या होती है आपके रिस्क की, और क्यों इस तरह का चुनाव? बिकॉज जिस तरह का माहौल है, लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा बेच ज़्यादा ले रहे हैं, उनके फंड सिलेक्शंस में भी थीमेटिक ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केवल एक ब्लू चिप और एक बैलेंस एडवांटेज फंड की रिकमेंडेशन आई है, तो शायद नीरज के जहन में ये सवाल हो सकता है कि आपको उनको ऐसे प्लेन वनीला फंड्स क्यों दे दिए गए हैं? देखिए कविता जी, प्लेन वनीला फंड तो कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मार्केट सिनेरियो को देखें और रिस्क प्रोफाइल हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो लार्ज कैप की जो वैल्यूएशन है, हम बोलते भी रहते हैं काफी बार कि वो काफी अट्रैक्टिव है, और मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो अभी की सलाह ये है कि आप इन फंड्स में निवेश करें, क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो जाता है। क्योंकि एसेट एलोकेशन फंड्स में आपको इक्विटी भी मिल रहा है, डेट भी मिल रहा है, और कमोडिटीज जिसमें ज्यादातर गोल्ड होता है। तो ये 3 एसेट क्लासेस में आप निवेश कर रहे हैं, और तीनों एसेट क्लासेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए इक्विटी फंड में गिरावट है, तो जरूरी नहीं है गोल्ड में या डेट में हो, तो आपको रिस्क जो है काफी कम हो जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं फंड्स में निवेशित रहना है 5 साल के लिए। आज के मार्केट सिनेरियो में शायद ये एक अच्छे विकल्प हैं। आप 1 साल 2 साल बाद इसको स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो किसी मल्टी कैप फंड में या फिर प्योर मिड कैप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। बट अभी मार्केट सिनेरियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर नज़र रखना चाहिए। तो आप अभी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, एक लमसम पैसा निवेश कर रहे हैं, तो एसटीपी के थ्रू करें ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी से बच जाएँ। और ये 3 फंड्स जो हैं, इनमें रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, और वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन होता है कि मार्केट्स अगर एक्सपेंसिव लगती हैं, तो वो डेट की तरफ स्विच कर देते हैं, और अगर उनको लगता है कि आने वाले समय में मार्केट अट्रैक्टिव है, तो वो इक्विटी की तरफ एलोकेशन बढ़ा देती हैं। तो फंड मैनेजर के पास काफ़ी डिस्क्रिशन है, आपके बिहाफ पे वो अच्छे डिसीजन लेंगे, और अच्छे रिटर्न्स भी बनेंगे, और जो रिस्क है, वो काफ़ी कम हो जाएगा।
राइट नीरज, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिए हैं विश्वजीत जी ने। एक तो फंड सिलेक्शन जो आपको चाहिए था, कब कब आपको 10 लाख रुपए बाजार में डालने हैं और इस फंड सिलेक्शन के पीछे वजह भी क्या है, ये भी आपको समझा दी गई है सो दैट आप समझें और एक जागरूक निवेशक भी बने। बहुत दर्शकों के सवाल हैं जिनके जवाब हमें देने हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर हम जाएँ उससे पहले आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, और ख़ासतौर से अगर आप एक महिला दर्शक हैं, क्योंकि हमारे शो में हर बुधवार को हम विमेंस वेडनेसडे भी शो लेकर आते हैं और महिला निवेशकों के सवालों के जवाब देते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, इधर पे अपना सवाल भेज दीजिए। यूट्यूब पर भी सवाल छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। पंकज मटपाल और विश्वजीत पराशर हमारे आज के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और एक एक करके दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे, जहां पर श्याम कुमार जी का सवाल हम लेते हैं। नमस्कार श्याम जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते मैडम जी, अच्छा है। हम कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं, मोतिहारी जिला से। अच्छा, तो श्याम जी, जो आपने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया है, जो फंड्स के नाम दिए हैं, उसमें निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, कोटक का स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक का कौन सा फंड है पराग पारिक का आपके पास? जी पराग पारिक का कौन सा फंड है? देख रहे हैं, बिहार नहीं है तो दुनिया में देखिए ना, स्मॉल कैप मुझे ये में होगा बताइए, ठीक है, मुझे एक बात आप ये बताइएगा सर कि इस निवेश पोर्टफोलियो में आप कब तक निवेशित रहना चाहते हैं? ज़्यादा मतलब मिनिमम हाँ 15 जी? साल, मिनिमम मतलब 15 साल तक हम रह सकते हैं। हाँ, उसके बाद ज़्यादा बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, 35 साल तक हमारा टारगेट है ना। ठीक ठीक है, तो निवेश कितना बढ़ा पाएंगे? 20 तक हो सकता है। चलिए, ओके, मैं अज्यूम कर रही हूँ पंकज जी कि ये पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं यहाँ पर बताइएगा फंड मिक्स कैसा है? बिल्कुल कविता जी, मैंने भी यही अज्यूम किया हुआ है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड होगा, और मेरे हिसाब से सभी फंड्स अच्छे हैं। लेकिन श्याम कुमार जी, एक राय मेरी ये है कि आपका जो फंड मिक्स है उसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। फंड्स अच्छे हैं, लेकिन स्मॉल कैप में आपके पास 2 फंड्स हैं और टोटल अमाउंट जो है 6,000 रुपीज है, जो कि अगर टोटल पोर्टफोलियो का अगर हम परसेंटेज देखें तो भी ज्यादा है। तो आपको उसमें आपको थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड को आप इससे निकल कर आप स्विच कर सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, जो कि एक मिड कैप फंड है। तो मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ जाएगा, स्मॉल कैप में कम हो जाएगा, और लंबे समय के लिए बेहतर रहेगा। तो ये थोड़ा सा बदलाव है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा है कि आपका जो नजरिया है वो 10 से 15 साल का है। तो एक राय और भी है कि देखिए, यदि आप ऐसे ही SIP करेंगे जो अभी कर रहे हैं 15,000 रुपये महीने की, तो 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो करीब बनते हैं आपके 71 लाख रुपए। अब मेरी सलाह यह है कि आप स्टेप अप कीजिए, मैं सभी को बोलता हूं। तो आपकी इनकम के हिसाब से यदि 10% का हर साल आप स्टेप अप करेंगे तो इसी अवधि में आपके करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा बदलाव करना है और अमाउंट बढ़ाते रहना है इन्वेस्टमेंट का। कुमार जी, सर कोई सवाल आपको पूछना है SIP को बढ़ाने के अलावा? जी, क्या? पराग फ्लैक्सी जो है, हाँ, पराग मतलब तारिक फ्लैक्सी कैप है, जो उसमें हम 4,000 बोल रहे हैं, हाँ, वो ठीक है अमाउंट? उसमें कम कर सकते हैं, ज्यादा कर लें? नहीं, वो अमाउंट तो ठीक है। जी, आपको अपनी ओवरऑल निवेश को जो कि आप बोल भी रहे हैं कि 15 कर रहे हैं अभी, उसको 20 कर सकते हैं, तो बढ़ाने की सलाह आपको दी जा रही है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट श्याम कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, विश्वजीत जी के लिए सवाल। बीनू नायर साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं लखनऊ से। सर नमस्कार, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैडम, आई एम गुड। हाउ गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। तो बीनू सर, आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है उसमें निपॉन स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का, SBI कॉन्ट्रा,
फ्रैंकलिन का ब्लू चिप है और इक्विटी हाइब्रिड है कैनरा रोबेको का, और टैक्स सेवर आपने मिरा एसेट का रखा हुआ है। आपने इमरजेंसी फंड के तौर पर एक्सेस का लिक्विड और बीएनपी बड़ौदा लिक्विड भी रखा हुआ है। चलिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो इमरजेंसी फंड्स मिलाकर आप कह रहे हैं 32 लाख के आसपास की वैल्यू है। 10 करोड़ चाहिए 15 साल में बेटी की पढ़ाई, शादी और खुद के रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए। कुछ और ऐड करना है सर आपको अपने सवाल में? नथिंग मैडम, जस्ट पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, कुछ मुझे ऐड करना है या रिमूव करना है जी। बिल्कुल सर। ऑलराइट, विश्वजीत जी, फंड्स तो सारे ही बढ़िया हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल कविता जी, आपने जो बोला बिल्कुल सारे फंड्स काफी अच्छे हैं। लेकिन मैं ओवरऑल फंड्स नायर साहब पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि आपके पास 2 स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, एसबीआई स्मॉल कैप भी है। तो अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि न्यू कैटेगरी में जो आपके पास नहीं है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, तो एसबीआई स्मॉल कैप से स्विच कर आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और काफी अच्छे फंड्स आपने चूज कर रखे हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा हुआ है कि आपने 16 लाख रुपीस करीब इमरजेंसी कैश फ्लो के लिए रखे हुए हैं। स्टेप अप भी आप करना चाहते हैं 10%, जो आपका गोल है 10 करोड़ का। तो अगर हम देखें, आप 1 लाख करीब रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो अगर इसमें नायर साहब करीब 11% स्टेप अप कर दे, तो आप करीब 9 करोड़ रुपए, 13 लाख रुपए कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे 15 साल में। और जो आपका जो लमसम है, अगर हम इमरजेंसी कैश को भी हटा देते हैं 16 लाख, वो करीब 87 लाख रुपीस बन जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर 10 करोड़ का गोल आपका अचीव हो जाएगा। आपने 10% का स्टेप अप बोला है, मैं 11% का बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बस चेंज है। और जो एसबीआई का स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको कम करके एक न्यू कैटेगरी में आप स्विच कर सकते हैं, तो एक पोर्टफोलियो में काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। तो बस ये थोड़े से बदलाव करेंगे तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस। राइट, बीनू जी, कोई सवाल पूछना है आपने? थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, चलिए, इसी के साथ समय समाप्त हो चुका है जहाँ तक सवाल जवाब के सेशन की बात है। तो पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका धन्यवाद समय निकाला।